तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज का आर्टिकल जो हम लोगों का है वो हमारे सामने ये रहा, देखिएगा। और टाइटल है व्हाई इंडिया मस्ट गेट द कास्ट सेंसस राइट। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा पहले शुरू करने से आपको बता देता हूँ कि अब तक जो था, कांग्रेस कह रही थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, मतलब जनगणना होनी चाहिए जिसमें सभी कास्टों की काउंटिंग होनी चाहिए। और बीजेपी इसके खिलाफ चल रही थी कि ये लोग तो टुकड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बीजेपी कह रही है कि भैया कास्ट बेस्ड काउंटिंग कर लेते हैं, चलिए गिन लेते हैं कौन किस कास्ट के कितने लोग हैं, टोटल कास्ट कितनी हैं, कितने लोग हैं। अब उसके ऊपर बीजेपी बोल रही है कि हम लोग गिनती कर लेते हैं। अब टेंशन बनी हुई है कांग्रेस के कि भैया पता नहीं क्या पता चल गया इनको कि क्यों एकदम से बदल गए। तो देखिए शुरू करते हैं। व्हाई इंडिया मस्ट गेट द कास्ट सेंसस राइट। मतलब भारत को जातिगत जनगणना सही तरीके से क्यों करनी चाहिए, आखिर क्यों भारत में जातिगत गणना होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। सो देखते हैं। लिखा है के अशोक वर्धन शेट्टी ने। ये शेट्टी जी कौन है? नहीं, ये सुनील शेट्टी और में से नहीं है। नहीं, ऐसे मत सोचो कि नहीं ये सुनील शेट्टी में से होंगे। नहीं नहीं नहीं, उनमें से नहीं है बुजुर्गों। तो देखिएगा, मिस्टर शेट्टी इज़ अ फॉर्मर IAS ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर। भैया तमिलनाडु कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं ये। एंड अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। अच्छा जी। और भैया जो इंडियन मैरीटाइम, ये जो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, उसके ये पूर्व कुलपति भी रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मर्चेंट नेवी वगैरह के कोर्सेज होते हैं, उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व कुलपति रहे हैं, उनके द्वारा ही लिखा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, देखते हैं। काउंटिंग कास्ट इज अ मिरर टू द लिव्ड रियलिटीज ऑफ मिलियंस एंड अ वाइटल स्टेप टुवर्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जातियों की गिनती लाखों लोगों की जी गई हकीकत का एक आईना है, और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग मतलब साक्ष्य पर आधारित नीतिगत निर्णयों की दिशा में एक अत्यंत आवश्यक कदम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस पार्ट का मतलब है, यहाँ हमें पता चलता है कि जाति आधारित जनगणना केवल आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोगों की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को सामने लाने का एक तरीका है। इससे नीतियाँ ज़मीनी हकीकतों के आधार पर बनाई जा सकती हैं। समझ रहे हो? मतलब वो कह रहे हैं कि जो नीतियाँ बनाई जाएं ताकि वो ज़मीनी हिसाब से बनाई जाएं, हवा में ना बने। ठीक है, उसके लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन इन द नेक्स्ट सेंसस इज़ वन दैट इज़ बोल्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड कमेंडेबल। ये तारीफ कर दी। नरेंद्र मोदी सरकार का अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय जो है वो कैसा है? वो भैया बोल्ड है, साहसिक है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, परिवर्तनकारी है, और कमेंडेबल मतलब सराहनीय। एबल लग गया, एडजेक्टिव बन गया। कमेंडेबल है, सराहनीय है, वो एक सराहनीय कदम है। नेक्स्ट, काउंटिंग एन्यूमरेशन का मतलब दो शब्द यहाँ है। एन्यूमरेट करना, एन्यूमरेट से बना एन्यूमरेशन। अभी अभी आपको बताया, एन्यूमरेट का मतलब होता है नंबर। देखो इसमें बीच में नंबर आ रहा है, नंबर। तो नंबर मतलब काउंटिंग करना। नंबर, इन्यूमरेट मीन्स नंबर लगाना, गिनती करना। एन्यूमरेशन गिनती। तो कास्ट बेस्ड जनगणना या गिनती जो है वो एक साहसिक, परिवर्तनकारी और सराहनीय, कमेंडेबल कदम है। काउंटिंग कास्ट इज नॉट, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। काउंटिंग कास्ट इज नॉट कैपिचुलेशन टू आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स। जाति की गिनती पहचान की राजनीति के सामने झुकना नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि ये कदम जो है ये कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है, बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। मतलब ये कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है, इससे पॉलिसी बनाने में हम लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। इट इज़ अ मिरर टू द लिव्ड रियलिटीज़ ऑफ मिलियंस। ये लाखों लोगों के द्वारा जी गई जिंदगी की सच्चाई को दर्शाने वाला एक दर्पण है। It makes a vital step toward evidence-based policy making to build a more just
एंड इंक्लूसिव इंडिया। यह अधिक न्यायसंगत, जस्ट, यहाँ जो जस्ट वर्ड यूज़ किया गया वो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। जस्ट एडजेक्टिव भी बनता है और जस्ट एडवर्ब भी बनता है। यहाँ पे ये जो शब्द यूज़ किया गया है जस्ट, ये यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। ये कह रहे हैं इट मार्क्स अ वाइटल स्टेप टूवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग टू बिल्ड अ मोर जस्ट एंड इंक्लूसिव इंडिया। यह है अधिक न्यायसंगत और समावेशी भारत के निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित नीतियों की दिशा के लिए उठाया गया एक अहम कदम है। मतलब इससे जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो एविडेंस बेस्ड होगी कि इस जाति के इतने लोग हैं, इनको हमें आगे ले करके आना है, ये पिछड़े रह गए हैं, वो प्रॉपर हमारे पास एक डाटा होगा। अ नेशन, अब अगली लाइन बहुत ज़बरदस्त, अ नेशन दैट रिफ्यूजेस टू सी इटसेल्फ कैन नॉट होप टू हील इटसेल्फ। एक देश जो अपने आप को देखने से ही इनकार कर दे वो खुद को ठीक नहीं कर सकता। मतलब ये बड़ी गहरी बात कह दी। इसका मतलब हो गया कि अगर हम समाज की सच्चाई को पहचानेंगे ही नहीं तो उसमें बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया आज़ादी के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अटेम्प्टेड टू abolish caste while simultaneously pursuing social justice, a textbook example of policy। हाँ, ये एक शब्द आपको सिखाऊंगा, स्किज़ोफ्रेनिया, as of the two goals are fundamentally incompatible। Post independence India attempted to abolish caste। यहाँ मीनिंग बना, स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक तरफ जाति को समाप्त करने का प्रयास किया, अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश कास्ट, वाइल, हालांकि साथ ही साइमल्टेनियसली परसुइंग सोशल जस्टिस, साथ ही सामाजिक न्याय की दिशा में भी कार्य किया। अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी स्किज़ोफ्रेनिया, यह नीति विरोधाभास का एक स्पष्ट उदाहरण है। पॉलिसी स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या हो गया? स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब हो गया, देखो, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जब एक आदमी दिमाग में सोचता कुछ है और करता कुछ और है। हर समय वो व्यक्ति दो तरीके से सोच रहा होता है, वो सोच कुछ रहा है, कर कुछ और रहा है। तो पॉलिसी स्किज़ोफ्रेनिया जो बन गया, दोनों शब्द मिला करके जो बना दिया, वो बना दिया कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि विपरीत चल रही है एक दूसरी सोच के। तो जब एक तरफ तो इन्होंने कोशिश की लगातार स्वतंत्रता के बाद कि हम लोग जातियों को समाप्त कर दें, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की दिशा में भी कार्य किया। तो यह नीति विरोधाभास का एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों लक्ष्य मूलतः एक दूसरे के विपरीत हैं। जब आप लोग कास्ट ख़त्म कर रहे हो, कास्ट को कहीं गिन ही नहीं रहे, आप कह रहे हो कि नहीं कास्टें ख़त्म कर दो, कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फिर दूसरी तरफ आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और दूसरी फैसिलिटीज़ क्यों दे रहे हो, फिर आपने ये सब क्यों बनाया हुआ है? इसका मतलब ये दो ऐसी पॉलिसीज़ हो गई ना, या तो फिर आप सीधा एक्सेप्ट करो कि हाँ जाते हैं, कास्ट है हमारे पास, और उसकी प्रॉपर काउंटिंग की जाए ताकि हेल्प मिले लोगों को, हम उस तरीके की पॉलिसीज़ बना सकें। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट, द रिफ्यूज़ल टू काउंट कास्ट इन द सेंसस वाज अ corollary of the policy of caste blindness। the refusal to count caste in census, जनगणना में जातियों की गिनती से इनकार करना जाति अंधता नीति का परिणाम था। was a corollary of the policy of caste blindness। corollary, परिणाम, वो परिणाम था जाति अंधता की नीति का। मतलब जाति को गिनने से मना करना यह मानने जैसा था कि जाति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, ये ऐसा मानने जैसा था कि हम लोगों ने उसकी तरफ देखा ही नहीं कि जाति जैसी कोई चीज़ है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन explicitly mandates the pursuit of social justice through reservations in education, public employment, and electoral constituencies, measures that require precise disaggregated caste data। But the constitution explicitly mandates, लेकिन संविधान स्पष्ट रूप से explicitly, लेकिन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों और चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। वो मैंडेट करते हैं इस चीज़ को, क्या करते हैं कि शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था हो। measures that require precise disaggregated
एंड कास्ट डाटा, और ये उपाय सटीक वर्गीकृत जातीय आंकड़ों की मांग करते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसमें हम लोग सरकारी नौकरियों के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण देते हैं, ठीक है, वो चीज़ प्रदान की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल सटीक, प्रिसाइज, डिस एग्रीगेटेड, वर्गीकृत, पूरे तरीके से अलग अलग वर्गों में बांटा गया कास्ट से रिलेटेड डाटा होना चाहिए, तभी हम लोग इस तरह की पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मतलब जब आप लोग कह रहे हो कि कास्ट के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल हम लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। अगर यही बात पता नहीं होगी तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आप ये पॉलिसीज़ को किस तरीके से लागू कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर लोग ही उसका सारा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्रीमी लेयर जैसी चीज़ प्रॉपर तरीके से कहीं ग्राउंड पे पता ही नहीं चल रही किसी को। सो आगे बढ़ते हैं। Although the Constitution uses the term class, the Supreme Court of India has repeatedly ruled that caste is a valid and often necessary proxy for identifying backwardness and has insisted on detailed caste-wise data to uphold reservation policies. Although the Constitution uses the term class, हालांकि संविधान में क्लास, वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिपीटेडली रूल्ड, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह माना है कि पिछड़ेपन की पहचान के लिए, आइडेंटिफाई बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति एक वैध और आवश्यक मापदंड है, और आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए विस्तृत जातिगत आंकड़े अनिवार्य हैं। समझ रहे हो? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तो ये बात कह दी गई कि कुछ लोग जनरल हैं, कुछ ओबीसी हैं, और फिर एससी और एसटी आ गए, ठीक है, वो उसमें जाति की कहीं बात नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीधी जाति की गिनती करो ना आप लोग। जब हमें पता होगा इस जाति के इतने लोग हैं तो हम उनका और ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो जातिगत आंकड़े वो कहते हैं कि अनिवार्य हैं। नेक्स्ट, ये देखिएगा, एक बाबा साहब के एक छोटा सा उनका भी जिक्र आया। इन हिज 1955 essay, Thoughts on Linguistic States, Dr. B.R. Ambedkar denounced the omission of caste tables from the 1951 census as an act of petty intelligence. ये देखिए कितनी बड़ी बात कही। हमारे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए, उन्होंने 1955 में अपने एक निबंध में भाषीय राज्यों पर विचार, ये उसका टाइटल था, उस निबंध में उन्होंने लिखा था कि 1951 की जनगणना में जातिगत तालिकाओं को हटाने की निंदा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक छिछोरी बुद्धिमता का, ओछी बुद्धिमता का परिचय इन्होंने दिया है। मतलब इन्होंने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इनके ऊपर कमेंट करते हुए ये बात कही थी कि ये बड़ा ही ओछी बुद्धिमता का काम किया इन्होंने, जो 1951 के सेंसस में इन लोगों ने गिनती नहीं की कास्ट की। मतलब वो चाहते थे कि कास्ट बेस्ड काउंटिंग हो, लेकिन उनकी चलने नहीं दी इन्होंने। नेक्स्ट, विजिबिलिटी इन डाटा इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मीनिंगफुल इंक्लूजन। विजिबिलिटी इन द डाटा, देखो आंकड़ों में विजिबिलिटी होना, दृश्यता होना ही समावेशिता की दिशा का पहला सार्थक कदम है। यानी जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि कौन कहाँ है, कितनी कास्ट के लोग कहाँ हैं, तो हम उन्हें शामिल कैसे कर लेंगे पॉलिसीज़ के अंदर। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ कितने लोग किस कास्ट के हैं। कास्ट डाटा collection across all major social groups is essential not only for administrating reservations but also for equity driven planning, targeted policy making and tracking disparities over time. Caste data collection across all major social groups is essential. सभी प्रमुख सामाजिक समूहों की जातिगत जानकारी इकट्ठा करना न केवल आरक्षण लागू करने के लिए अपितु समानता पर आधारित योजना बनाने, लक्ष्य केंद्रित नीतियां तैयार करने और समय के साथ असमानताओं पर निगरानी रखने के लिए भी आवश्यक है। मतलब इतना ज़रूरी है ये चीज़। नेक्स्ट, Note collecting it has rendered many of India's marginalized communities invisible in official statistics. ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आई। Note collecting it, इस जानकारी को न इकट्ठा करने से भारत की कई हाशिए पर पड़ी जातियाँ आधिकारिक आंकड़ों में अदृश्य हो गई हैं। समझ रहे हो बात? मतलब ये डाटा इकट्ठा नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ जो हाशिए पर हैं, जो थोड़े से लोग जिसके हैं,
ठीक है, जिनको कहीं पे भी गिना ही नहीं जा रहा, वो जो हैं वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में तो मतलब अदृश्य हो गई हैं, वो आधिकारिक आंकड़ों में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उनकी गिनती नहीं होती कहीं. Words, a narrow elite of upper castes and dominant other backward classes has entrenched its grip over wealth, opportunity, and power behind the smoke screen of caste anonymity. और वर्ष और भी बुरा यह है कि एक सीमित उच्च जाति और प्रभावशाली ओबीसी समूह ने जातीय गुमनामी की आड़ में धन, अवसर, सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. देखो कितनी बड़ी बात कही. आप पाओगे अक्सर कि ओबीसी में भी एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का उठा रहा है और वो बनते चले गए और लगातार अमीर होते चले गए और वो पर्टिकुलर कास्ट उठती चली गई, जबकि वो खुद को ओबीसी में काउंट कर रहे हैं. पावर पे, वेल्थ पे पूरा कब्जा करके वो लोग बैठ गए हैं और दूसरे उठ ही नहीं पाए. वो भी ओबीसी कैटेगरी से ही हैं जो उठ भी नहीं पाए क्योंकि उनकी कहीं गिनती नहीं हुई कभी. नेक्स्ट, इन हाइंडसाइट दिस रैंक्स अमंग इंडियाज़ ग्रेवेस्ट पॉलिसी फेलियर. और यदि पीछे के अनुभवों को देखकर बात की जाए तो यह भारत की सबसे गंभीर नीतिगत विफलताओं में से एक रहा है. नेक्स्ट देखिएगा, अ लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी. एक कानूनी और प्रशासनिक अनिवार्यता. Since 1951, the census has enumerated scheduled castes and scheduled tribes, but excluded OBCs, even though all three groups are constitutionally eligible for reservations in education and public employment. Since 1951, 1951 से जनगणना में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों STs की गिनती की जाती रही है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs को इससे बाहर रखा गया है. यानी कि 1951 से जो जनगणना हुई है उसमें SC को और ST की कास्टों को उनको ये गिनते रहे हैं, लेकिन जो OBC में इतनी सारी कास्टें इन्होंने डाली उनकी इन्होंने कभी गिनती वापस नहीं की, जबकि ये तीनों समूह संविधान के अनुसार शिक्षा, सरकारी रोजगार में आरक्षण के पात्र हैं. मतलब इन्होंने OBCs की कभी गिनती ही नहीं की. उसके बाद मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने और बीजेपी ने कैच किया है. अब देखते हैं. द यूजुअल जस्टिफिकेशन दैट OBCs लैक रिजर्व्ड सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज collapsed, that SC/ST have collapsed with the 73rd and 74th amendments, which mandated OBC reservation in addition to SC/ST reservation in electoral constituencies of panchayat and municipalities. भाई ये देखो एक मुद्दा, ये मुद्दा उठ गया. द यूजुअल जस्टिफिकेशन दैट OBCs लैक रिजर्व्ड सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. यूजुअल जस्टिफिकेशन, ये जो सामान्य तर्क दिया जाता है कि OBC के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें नहीं हैं जैसे कि SC/ST के लिए हैं, वह तर्क 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के साथ धराशायी हो गया. इन संशोधनों में ने पंचायतों और नगर निकायों में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए OBC आरक्षण को अनिवार्य कर दिया. ठीक है जी. मतलब ये जो सामान्य तर्क दिया जाता है कि OBC के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें नहीं हैं जैसे कि SC और ST के लिए हैं. लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा कहा जाता है कि OBC के लिए कोई आरक्षित सीटें नहीं हैं. वह तर्क 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में धराशायी हो गया जब पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए OBC आरक्षण को अनिवार्य कर दिया. ठीक है जी. मतलब पंचायत के इलेक्शनों में और नगर निकाय के इलेक्शनों में जो है हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि OBC की भी इतनी सीटें आएंगी, रिजर्व कर दी सीटें. तो वो चीज़ जो है उससे वो पीछे वाला जो मत है वो टूट गया कि इनके लिए जो है राज्यसभा और लोकसभा में कोई फिक्स सीटें नहीं हैं. वो मत उस वहाँ से उखड़ गया, मतलब अलग हो गया, वो उसको धराशायी कर दिया उसने. यानी कि पहले जो तर्क दिया जाता था कि OBC को क्यों नहीं गिना गया, वह अब कानूनी रूप से अस्थिर हो चुका है क्योंकि अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण जरूरी हो गया है. मतलब वहाँ हो गया है तो ऑब्वियस है वहाँ पर भी जाएगी बात. इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रोविजंस रिक्वायर्स ग्रैन्युलर एरिया वाइज OBC डाटा. लेकिन अगर इन प्रावधानों को लागू करना है तो इसके लिए क्षेत्रवार, मतलब एरिया वाइज, और सूक्ष्म या अति विस्तृत OBC आंकड़ों की आवश्यकता है. अति विस्तृत डाटा चाहिए हमें. सरकार तभी तय कर पाएगी कि इन क्षेत्रों में OBC को कितना आरक्षण दिया जाए अगर उनके पास स्थान विशेष और विस्तृत डाटा हो. मतलब विस्तृत डाटा सरकार के पास होगा तभी वो आगे कोई कदम उठा पाएगी.
नेक्स्ट देखिएगा, with the introduction of reservation in education and public employment for the economically weaker section among upper caste 2019, a comprehensive enumeration of all castes has now become a legal imperative. With the introduction of reservation in education and public employment for the economically weaker section, अब ये 2019 में कोई नई चीज़ लेके आए। 2019 में 29 जातियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा सरकारी रोजगार में आरक्षण की शुरुआत के साथ अब सभी जातियों की व्यापक गणना एक कानूनी अनिवार्यता बन चुकी है। मतलब ये जो जनरल कैटेगरी में एक और क्लास बना करके ले आए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बना दिया इन्होंने, उसके साथ ये चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि हमें जातीय जनगणना कर ही लेनी चाहिए, देख ही लेना चाहिए क्या सिस्टम है, कितने जाति है, कितने लोग हैं। इंडियाज़ रिजर्वेशन पॉलिसी करंटली ऑपरेट्स इन एन एविडेंस वैक्यूम, leaving it vulnerable to arbitrary demands from powerful caste groups and politically expedient decisions by governments. India's reservation policy currently operates in an evidence vacuum. मतलब भारत की जो वर्तमान आरक्षण नीति है वो एक साक्ष्य शून्य है, एविडेंस वैक्यूम में काम कर रही है। मतलब साक्ष्य कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं हमारे पास, ज़ीरो, जिसमें यह शक्तिशाली जाति समूहों की मनमानी मांगों और सरकारों के राजनीतिक लाभ के अनुसार लिए गए फैसलों के प्रति संवेदनशील हो गई है। मतलब जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है वो कुछ कास्टों तक बंद कर चल रही है और उसमें सरकारें अपने इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है, अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास कोई डाटा है भी नहीं। लोग कह नहीं सकते हैं कि हम लोग इतने हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं हम कितने हैं। सो विद रिलायबल कास्ट डाटा द डिमांड्स ऑफ द मराठास, पाटीदार्स, जाट्स एंड अदर कैन बी एसेस ट्रांसपेरेंटली एंड ऑन मेरिट। देखो, यदि हमारे पास विश्वसनीय जातिगत आंकड़े हों तो मराठा, पटेल, पाटीदार, जाट और अन्य जातियाँ की आरक्षण संबंधी मांगों का पारदर्शी और योग्यता आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब ये जो जाट, पाटीदार और ये जो दूसरे लोग कहते रहते हैं कि हमें भी ओबीसी में लेके आओ, तो जब हमें डाटा पता होगा कितने लोग हैं, क्या हालात हैं, तभी हम लोग उस पर डिसीजन ले पाएंगे। द लिमिटेड डाटा वी डू हैव रिवील डीप इनइक्विटीज़, जो थोड़ा सा सीमित डाटा आंकड़ा हमारे पास है उसमें गहरी असमानताओं को हम लोग पाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बंदरबांट हो रखी है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द सबमिशन, ये देखिएगा एक बार, ये पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सबमिशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, just 10 OBC caste corner 25% of all public jobs and education seats reserved for OBCs, while a quarter of OBC caste secured 97% of the benefits। ये देखो कितनी ज़बरदस्त बात, ये सुनो सारे OBC जरूर इसको सुनना जो OBC कैटेगरी से आते हैं। अकॉर्डिंग टू सबमिशंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जस्टिस जी रोहिणी आयोग को दिए गए आंकड़ों के अनुसार केवल 10 OBC जातियों ने OBC के लिए आरक्षित सभी सरकारी नौकरियों और शिक्षा सीटों का 25% हिस्सा ले लिया। यानी कि अगर 100 सीटें निकलती हैं तो सिर्फ 10 OBC सीटें ही उसमें से 25% ले जाती हैं, जबकि OBC जातियों के 1/4 हिस्से ने कुल लाभ का 97% प्राप्त कर लिया। ये देखो कितनी बड़ी बात है, 1/4 हिस्सा, मतलब अगर 100 कास्ट हैं तो उसमें से 25 कास्टों ने ही 97% जो है वो क्या सारा फ़ायदा उठा गए। शॉकिंगली 38% ऑफ OBC कास्ट रिसीव्ड ओनली 3% ऑफ द बेनिफिट्स। समझ रहे हो, अगर ऊपर से 100 रुपये चले हैं तो उसमें से 97 रुपये जो हैं वो तो 1/4 लोग ही खा गए और 38% लोगों को केवल 3% ही बेनिफिट मिला। एंड अनदर 37% गोट नथिंग एट ऑल, और 37% को तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। OBC की बात चल रही है, ध्यान दीजिए। इसलिए हैंस कास्ट एन्यूमरेशन is also an administrative imperative to prevent the elite capture, enable rational subcategorization within social groups and allow a more precise definition of the creamy layer। इसलिए जाति गणना एक प्रशासनिक अनिवार्यता भी है ताकि आरक्षण का लाभ केवल प्रभावशाली जातियों तक सीमित न रह जाए, सामाजिक समूहों के भीतर तर्कसंगत उपवर्गीकरण किया जा सके और क्रीमी लेयर की अधिक सटीक परिभाषा संभव हो सके। समझ रहे हो, ताकि एग्जैक्ट पता चले, कुछ लोग कब्जा करके ना बैठ जाएं सारे आरक्षण पे, ठीक है, सबको प्रॉपर मिल सके। कलेक्शन ऑफ कास्ट डाटा मस्ट गो बियॉन्ड द decennial census। All periodic government surveys should enumerate OBCs and other
caste alongside SCs and STs, the era of the partial counting must end. ये देखिएगा, collection of caste data, जातिगत आंकड़ों का संग्रह केवल डेसेनियल सेंसस 10 सालाना जनगणना में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी समय समय पे होने वाली सरकारी सर्वेक्षणों में ओबीसी और ऊंची जातियों की गिनती भी SC ST के साथ ही की जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारे राइटर ने एक थोड़ा सा सजेशन दिया कि जाति संबंधी जो डाटा है वो हर 10 साल के बाद ना इकट्ठा किया जाए, बल्कि जो बीच बीच में सर्वेक्षण होते रहते हैं उसमें SC ST के साथ साथ OBC वालों की भी गिनती की जाए कि कितने हैं कितने नहीं हैं। वेल बुजुर्गों, ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैसेज कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।